आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। नमस्कार, सिटी चैनल मीनू केबल नेटवर्क पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले कई महीनों से हम चंबा के जो नगीने हैं, चंबा के जो लोग हैं, जो पहचान जिनकी काफ़ी आगे पहुंच चुकी है, काफ़ी जिन्होंने नाम कमाया है चंबा के लिए, उनसे आपकी मुलाकात कराते रहे हैं। आज हम यहाँ पहुँचे हैं फुलगत के केडी रिसोर्ट में। यहाँ पर राजकुमार छावड़ा, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पिछले कई सालों से पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। मीनू केबल नेटवर्क की तरफ से भी उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। मीनू भाई के साथ रहे हैं, हम भी उनके साथ काम कर चुके हैं। कई एल्बमों में वो अपना जो है वो वीडियोग्राफी कर चुके हैं। बहुत से ऐसे जो एल्बमें हैं उन पे अपनी डायरेक्शन दे चुके हैं। आज उनसे मिलेंगे। यहाँ पर जो फुलगत में केडी रिसोर्ट्स है, यहाँ पर वो ठहरे हुए हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे जानेंगे उनका सफ़र कैसा रहा। आज तक के जो 30-35 साल का सफ़र उनका कैसा रहा। आइए चल। तो हम पहुंच चुके हैं केडी रिसोर्ट। यहाँ पर जो है राजकुमार छावड़ा जी, आज इनसे जानेंगे इनका पीछे का अब तक का सफ़र कैसा रहा। राजकुमार जी, सिटी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने मुझे इस लायक समझा। क्योंकि राजकुमार जी हमेशा ही कैमरे के पीछे रहते हैं, तो बहुत से लोग जो हैं राजकुमार जी को परिचित नहीं है, लेकिन अधिक से ज़्यादा जो चंबा के ऐसे लोग हैं जो राजकुमार छावड़ा जी को जानते हैं। हालांकि इन्हें राजू गाइड के नाम से जो है चंबा में जाना जाता है। राजकुमार जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये फ़ोटोग्राफी का शौक़ कहाँ से आया, कैसे आपने इसमें शुरुआत की है, ये जानना चाहते हैं आपसे। लगभग मेरी उम्र कोई 14 वर्ष की थी, तो मुझे ये नेचर, ये पहाड़, ये झरने, ये सभी अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा कि मैं लाइफ में वो काम करूं जो कि मुझे हर फील्ड में मैं जा सकूं, नेचर के साथ भी, लोगों के साथ भी, हर तरह का एंजॉय कर सकूं। तो मुझे वो कुछ काम मिल नहीं रहा था। और मैं अभी तक, मेरी उम्र 14 साल की थी, तो लगभग 18-19 साल का जब हुआ, मेरा एक दोस्त जो मेरे क्लासमेट था, वो डलहौजी में फ़ोटोग्राफी का काम करता था। तो उसके पास मेरी काफ़ी समय के बाद मुलाकात हुई। मैंने कहा कि आजकल क्या काम कर रहे हैं? कहते हैं फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ। तो मैं कहा यार ठीक है। फिर मैं रात को जो मेरी उससे मुलाकात हुई दिन में, उसके बारे में विचार कर रहा था, क्योंकि मैं हर रात को बैठता हूँ, विचार करता हूँ अपने आप में बैठकर। तो मैंने देखा यार ये जॉब अच्छी है, जिसमें मैं लोगों से मिल भी सकूँगा, लोगों के पास नेचर के साथ फ़ोटोग्राफी कर सकूँ, यात्राओं की। तो ये धीरे धीरे इसकी बढ़ोतरी होती गई। तो आपने सुना कि राजकुमार छावड़ा जी का जो सफ़र, अब तक का जो सफ़र है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर केडी रिसोर्ट्स में हो, राजकुमार छावड़ा जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। राजकुमार जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने वीडियोग्राफी में बहुत से प्रोजेक्ट किए हैं, बहुत सी वीडियो एल्बम बनाई, कौन कौन सी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पर आपने काम किया अब तक? शुरुआती दौर में हम लोगों ने जब शुरू किया ये अपने कैमरा वर्क का जॉब, तो ये 1-2 हमने हिंदी गानों पर शूट किया था, चंबा के रावी के पास में ही। तो फिर वो दौर चलता गया। फिर उसके बाद एल्बम की शुरुआत आई, और अच्छे जो आजकल के जो कैमरे, इससे पहले हमारे पास VHS कैमरे हुआ करते हैं। VHS मतलब कि वीडियो होम सर्विस। वो एक फीते का एक रोल के एक कैसेट पड़ती है, जिनमें बड़ी सी कैसेट होती है। हाँ, बड़ी कैसेट होती है, वो पढ़ते हैं। तो मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली इसके। मैंने तो एकलव्य की कहानी पढ़ी बचपन में, कि एकलव्य ने कैसे अचीवमेंट किया था। बस वो कहानी सोचा कि क्यों नहीं मैं भी करूँ। तो मैंने गुरु बनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई गुरु नहीं मिला मुझे। तो मैं सोचा क्या करें। बस एकलव्य की वो कहानी को अपने दिल और दिमाग में रख कर शुरुआत की। और उस वक्त तो यूट्यूब वगैरह चैनल भी नहीं थे कि मैं उसे देख सकूं कि भाई कैमरा क्या चीज़ है। तो मेरे एक दोस्त है, एक पठानकोट से कैमरा लेके आता था, तो मैं उसको कहता था कि भाई थोड़ा मुझे वीडियो कैमरा के बारे में बताइए। तो वो लोग बताने के मूड में नहीं थे कि शायद क्या था। फिर मैं क्या करता कि रात को ये खुरमानी और आलू बुखारे का सीज़न था, रात को मैं किसी के बगीचे में रात को 12 बजे जाता था और वो आलू बुखारे को तोड़ता था। फिर उसको सब्जी मंडी के बाहर पेटी और घास पड़ी होती है, उसको लेकर उस आलू बुखारे को पैक करके 1 हफ्ते तक उसको पकाता था। तो जब मेरे पास कोई वीडियोग्राफी की बुकिंग आती है शादी की, तो मैं उस पठानकोट से उन लोगों को हायर करके बुलाता था। तो वो एक पेटी उनको देता आलू बुखारे और खुरमानी की, बल्कि मेरे पास पैसे गिफ्ट
देते हाँ गिफ्ट देते ताकि वो मुझे सिखाएं। मैं उसको बोलता हूँ कि एक पॉइंट मुझे सिखा दो, सिर्फ एक पॉइंट। तो नेचुरली वो 200-250 पॉइंट होते हैं। तो मैंने 200-250 बार लोगों के बगीचे में जाकर आलू बुखारे या सेब कैसे चुरा कर लेकर या मक्की वगैरह ऐसे चोरी कर उसको देता, तो वो मुझे सिखाता। तो ऐसे मैंने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सीखने की कोशिश की मैंने। यानी कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल रहा। वैसे स्ट्रगल का देखा जाए तो हर कोई करता है, पर हर आदमी का अपना स्ट्रगल का अपना एक ढंग है, हर एक का अपना रोमांच है, ये बात है जी। एक हमने बहुत एक आपसे, क्योंकि आपकी बहुत सी बातें जो हैं हम आपसे साथ काफ़ी पुराने समय से, मीनू भाई भी रहे हैं, मैं भी रहा हूँ, बहुत से लोग आप हमारी टीम में थे, आप उसके मुख्य जो मेंबर थे वो हुआ करते थे। एक बात बड़ी प्रचलित रही है, एक भूकंप वाली बात, उसके बाद माय गॉड, वो तो बड़ी पुरानी बात हो गई है। आपको पर आपको छोड़ो, वो बात अभी कैमरे का बताने वाली नहीं। हम तो वो बात आपसे ज़रूर जानेंगे, लेकिन बीच में इनसे वो भूकंप वाली बात ज़रूर जानेंगे, लेकिन सिलसिला बातों का इसी तरह से राजू गार्ड के साथ जारी रहेगा जी। वो चलो मैं पूरी तो नहीं बताऊंगा, थोड़ी सी बता पाऊंगा, क्योंकि अब कैमरे के सामने हूँ। तो राजकुमार छावड़ा जी के साथ बातों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। और यहाँ पर हम पहुँचे हैं केडी रिसोर्ट्स में, बहुत ही बढ़िया लोकेशन यहाँ पर नीचे रावी नदी का जो दृश्य है आपको देखते ही बनता है। आप भी अपने परिवार के साथ यहाँ ज़रूर पहुँचे। केडी रिसोर्ट्स इस तरह से यहाँ पे लोकेटेड है कि आपको चारों तरफ का जो व्यू है, यहाँ आप सामने देख सकते हैं कि उदयपुर यहाँ से दिख रहा है, नीचे रावी नदी है, एक बीच जो होता है जैसे आप गोवा में जाते हैं, यहाँ पर उसका एहसास आपको मिलेगा। यहाँ पर खाने की भी व्यवस्था है, पूरी तरह से रेस्टोरेंट है यहाँ पर देख सकते हैं आपकी अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ यहाँ छुट्टी के दिनों में, आम दिनों में भी आ सकते हैं और यहाँ पर पूरा आनंद अपने बच्चों के साथ पिकनिक के तौर पर मना सकते हैं। राजकुमार छावड़ा जी के साथ बातचीत का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। राजकुमार जी, चलो भूकंप की बात जो है वो बाद में पूछेंगे आपसे, कोई बात, लेकिन पूछेंगे ज़रूर, ये बात पक्की है। लेकिन जो मैंने आपसे पहले पूछा था कि जो वीडियोग्राफी में आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए, इसके बारे में थोड़ा सा। लगभग मैंने सभी चीज़ों को मिलाकर कोई 250 तक प्रोजेक्ट किया है, जिसमें मैंने न्यूज़ चैनल में भी काम किया है एक्सपीरियंस के लिए, और डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई हुई है, शॉर्ट फिल्म में भी, और ख़ासतौर म्यूज़िक एल्बम ये काम किया। और उसमें कोई ऐसा मुख्य कोई प्रसिद्ध एल्बम ऐसी हो जो फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री में मैंने आशा भोंसले का एक गीत था, उसको मैंने शूट किया था, ये खजियार और ड्रोजी की वादियों में, आज से लगभग कोई 12-13 साल पहले की बात है। और शंकर सानी का भी प्रोजेक्ट किया है, पंजाबी पॉप सिंगर है वो, काफ़ी काम किया। और हिमाचल के सिंगरों के साथ भी किया, और ख़ासतौर हमारे आदरणीय पीयूष भाई साहब, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और काकू राम। और बड़े खेत से कहना पड़ रहा है कि शेर सिंह जो आज हमारे बीच में नहीं है, बिल्कुल बहुत ही महान कलाकार, वो अभी स्टार नहीं बने थे। और हमारी टीम, मैं और आप, हेम भाई और मीनू भाई साहब, टीम में और लोग भी थे, उनको लेकर हम लोगों ने शेर सिंह का और राजीव थापा का, उनका काफ़ी बार हमने शूट किया है मेला की वादियों में, बड़ी माता मंदिर भजन। जब तक ये सोशल मीडिया यूट्यूब नहीं होता उस टाइम की बात, उस समय तो वीडियो का भी प्रचलन इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन हम लोगों ने हिमाचल में, कुछ और लोग भी करते होंगे, पर लोग हमने स्टार्ट किया था इसका। और उसमें कुछ ऐसा पॉइंट था कि हम डबिंग और एडिटिंग भी उसी कैमरे में करते थे, बल्कि ऐसा कोई हुआ नहीं था। ऐसे पता नहीं क्या माइंड में आया था, मेरा नहीं, हम सभी का सहयोग था उसमें, अकेले मेरा टीम वर्क। हाँ, टीम वर्क था। काफ़ी स्ट्रगल का ज़माना था, क्योंकि उस समय जो एडिटिंग का दौर नहीं था, जो वीडियोग्राफी होती थी, VHS कैमरा होता था। राजकुमार जी, उसी अगर कोई कट होता था तो उसके बारे में उस वक्त कट का कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन एक ऐसा फंक्शन हमें उसमें नज़र आ गया था ऐसे माइंड में कि कैमरे में। कौन सा कैमरा था? हाँ, कैमरा VHS था, VHS 9000। और ये पैनासोनिक का कैमरा अब नए आया था, तो वो तब इंडिया में कैमरे मिलते भी नहीं थे। दिल्ली में जाएँ तो उनको पहले पैसा देना पड़ता, वो कैमरा बुक कराना पड़ता, थाईलैंड से वो कैमरा आते हैं। लेकिन उनकी सर्विस इतनी फास्ट थी कि आज हमने पैसे दिए, अगले दिन दोपहर को कैमरा पहुँच गया था। मैं कहा बहुत फास्ट लोग हैं, तभी ऐसे मैंने विचार किया था। तो उस कैमरे में ही एडिटिंग? हाँ, उसी में एडिटिंग करते हैं, और सुबह प्लान करते हैं, या एक दिन पहले प्लान, दिन को शूट, और फिर हमारे मीनू भाई साहब की पूरा भरपूर सहयोग से उसको प्ले भी करते हैं, और रात रात हिट भी हो जाता है। एक हमने एल्बम किया था भूपेश टूर जी का, दरिया के किनारे में। तो हम लोग 12 बजे घर से निकले, खाना खुना पैक करके, ये राजपुरा के रावी के साथ में एक लोकेशन थी, काफ़ी अच्छे टीले थे, रेत थी,
तो वहाँ शूट किया, तो हम लोगों ने 8 गाने शूट किए थे लगभग 2.5 घंटे में। वो अकेले मैं नहीं, हम सब ने, यानी सभी के सहयोग से। और शाम को वो प्ले भी कर लिए हैं और लोगों को मालूम नहीं था कि ये भूपेश की आवाज़ में है कि वो एक्ट कर रहे हैं। लोगों ने तभी वो उस टाइम का काम करने में मज़ा बड़ा था और अभी भी मज़ा है, ऐसी बात नहीं है। आपने देखा कि किस तरह से जो स्ट्रगल का दौर था उस समय राजकुमार छाबड़ा जी, हालांकि कैमरे के पीछे के लोगों को बहुत से जो लोग हैं नहीं जानते हैं, लेकिन चंबा की बात करें तो यहाँ पर अक्सर लोग जो हैं राजकुमार छाबड़ा जी को राजू गाइड के नाम से जानते हैं। लेकिन आज हम इसीलिए इनसे बातचीत कर रहे हैं क्योंकि इनका दौर पिछला जब से ये वीडियोग्राफी का, हिमाचल प्रदेश में वीडियोग्राफी का दौर नहीं शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक राजकुमार छाबड़ा जी ये काम कर रहे हैं। और भूकंप की बात तो वो जरूर करेंगे आपके साथ, वो जरूर करेंगे। बार बार मत बताइए, नहीं तो लोग कहेंगे कि इसमें राज क्या है। यही राज तो हमने जानना है आपसे। हाँ, ये राज अगर मैं बताऊं आप लोगों को, अगर इस बात को कभी सुनना हो तो मीनू भाई साहब का हमारे साथ होना बड़ा ज़रूरी है। उनके बगैर ये बात कहना सुनना। मौजूद हैं केडी रिसोर्ट्स, जहां पर राजकुमार छाबड़ा के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदरता से, कितनी व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर इन्होंने बढ़िया तरीके से हमारे जो पुराने कल्चर को भी यहाँ दिखाने की कोशिश की है। क्योंकि चरखा जो है महात्मा गांधी जी का ये एक सिंबल रहा है। चरखा काट कर, सूत काट कर वो कपड़े बनाया करते थे। तो यहाँ पर उनका एक डेमो रखा हुआ है, हालांकि डेमो नहीं है, ये चलता भी है। आप यहाँ पर अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पर खड्डी भी है। राजकुमार जी, ये देखिए राजकुमार जी हमारे, जिनके से हमारी आज बातचीत हो रही है, खड्डी है। इससे जो है जो चादरें और कंबल जो हैं बुने जाते हैं। बहुत पुरानी ये एक ट्रेडिशन है चंबा का। गांव-गांव में जो है लोग, आज भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र, जहां पर खड्डी के माध्यम से जो है चादरें बनाई जाती हैं। तो राजकुमार छाबड़ा जी देख सकते हैं आप यहाँ पे मौजूद हैं। केडी रिसोर्ट्स में आप भी आइए, अपने बच्चों को लेकर आइए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कितने बढ़िया लोकेशन है यहाँ पे। निचली तरफ रावी नदी, जो हमारी पवित्र रावी नदी है, उसका दृश्य है। उसके आगे एक बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है, जैसे आप गोवा में जाते हैं तो एक बीच वहाँ पर दिखता है। तो उस तरह का नज़ारा आपको मिनी गोवा यहाँ पे देखने को मिलता है। आप आइए अपने बच्चों के साथ, यहाँ अपना जो वीकेंड यहाँ पे गुजार सकते हैं। बहुत बढ़िया यहाँ पे आपको लोकेशन देखने को मिल सकती है। यहाँ पर केडी रिसोर्ट पे, यहाँ पर जो है आप पार्टी के लिए भी बुकिंग करवा सकते हैं। चाहे बर्थडे पार्टी हो, किसी भी तरह की पार्टी हो, किस तरह के आयोजन हो, यहाँ पर आप बहुत खुला स्पेस है, बहुत से हॉल है, मैरिज पैलेस है। सौभाग्य की बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ यहाँ पर पीयूष राज जी भी मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राजू गाइड जी पीयूष राज जी के कई एल्बमों में जो है वो अपनी वीडियोग्राफी कर चुके हैं। पीयूष जी, सिटी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आज जो है हमारी बातचीत जो है राजू गाइड जी से हो रही है, राजकुमार छाबड़ा के साथ। बहुत सी एल्बमों में आपकी इन्होंने वीडियोग्राफी का काम किया है, तो थोड़ा सा हम इनसे आज खास बातचीत हो रही है, तो आपसे भी जानना चाहते हैं इनके बारे में। इनके लिए ख़ास बात मैं ये कहूँगा कि एक तो जितने भी मैंने वीडियोग्राफर्स आज तक देखे हैं, सबसे ज़्यादा मेहनती वीडियोग्राफर ये है ना। और इसके अलावा क्रिएटिविटी जो इनकी रहती है ना, मतलब अंदर एक पूरा डायरेक्टर मौजूद है। तो उनकी जो अपनी सोच जो रहती है कि ये सीन ऐसे होना चाहिए, ये सीन ऐसे होना चाहिए, इससे होना चाहिए, तो वो बड़ा हेल्प करती है। आर्टिस्ट को भी हेल्प करती है और इवन डायरेक्टर को भी हेल्प करती है। तो इतना जब सारी चीज़ें क्रिएटिविटी की आदमी सोचता है, तो फिर इनके साथ ऐसा था कि जैसे जब हमारा एल्बम हुआ एक बंजारा, तो बंजारा के टाइम में ऐसे ऐसे सीन लिए जो कि ड्रोन के सीन थे। तो ये ड्रोन के सीन के लिए पेड़ पे चढ़ जाते थे। अच्छा, खुद पेड़ पे चढ़ जाते? हाँ, तो वो कैमरा लेके पेड़ पे चढ़ना, ऊपर बैलेंस बनाना बड़ी मुश्किल बात होती है। तो जय एक बार आपकी बहुत प्रसिद्ध एल्बम रही है एक भजनों की, जो जय जय मनी महेश, उसमें काफ़ी स्ट्रगल रहा है इनका भी। वहाँ पे जो वीडियोग्राफी करना को मुश्किल काम है, बर्फ़बारी में कैसा था वहाँ पे? देखिए, मुश्किल तो आम आदमी के लिए भी मुश्किल है। ये उस वक्त इनके पाँव में चोट आई हुई थी, ठीक है। वो खाली एक चप्पल पहन के, क्योंकि वीडियोग्राफी इनका काम है, ये नेचुरल शॉट ये लेने के बड़े इच्छुक थे। तो हम तो ड्रेस पहन के रास्ते में चल रहे हैं, तो इनकी कोशिश ये रहती थी, इनका ना अपनी चोट की तरफ ध्यान था, ना ही अपनी तरफ ध्यान था। इनकी कोशिश ये रहती थी कि मैं इतना ऊपर पहुंच जाऊं, वहाँ पे पीयूष राज जी वहाँ से आ रहे हैं और मैं इनका शॉट लूँ। ये ऊपर तक इनकी वो मनोस्थिति रही और बड़ा कमाल का वो है। और
उस गाने के बहुत सारे शूट किया। एक तो पहला वो था एमवी प्रोडक्शन का भी, इनका भी नया ही समझो वो था, तो बहुत उसमें काम करने की बड़ी क्रेज़ थी। तो हम 4 साल लगातार हमने भी मणिमहेश यात्रा करी, तो ये सारी चीज़ें मिलके बड़ी मतलब अजूबा हो गई। कम शब्दों में राजकुमार छाबड़ा ने किस तरह से इनकी जो अंदर का जो कीड़ा है वीडियोग्राफी का, उन्होंने बताया कि किस तरह से हमेशा ही ये तैयार रहते हैं कि किस तरह से अच्छे तरीके से उस वीडियो को शूट किया जाए। और बढ़िया से बढ़िया चंदन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। चंदन जी बताइए थोड़ा, राजकुमार छाबड़ा जी को आप जानते हैं तो सर इनको तो मैं बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है इनका, क्योंकि जब भी हमारे साथ मिलते तो हमें शिक्षा ही मिलती थी इनसे। और मेरे को भी एक बार रोल करने का मौका मिला था, इनकी दया थी। कैमरा शूट ये कर रहे थे, मेरे को क्या बने थे आप? शिव जी बना था सर, भगवान शंकर का रोल किया था। वो तो मैं कर नहीं सकता, परंतु मैंने किस्मत में था इसलिए मैंने किया सर। तो भगवान शंकर जय जय मणिमहेश जो पीयूष भाई की जो एल्बम थी, उसमें चंदन जी ने भगवान शंकर का अभिनय किया था। वहाँ पर वो कठिन परिस्थितियों में, जहाँ पर मणिमहेश जैसी जगह पे जाना मुश्किल होता है, बर्फ़ गिर रही है, स्नोफॉल हो रहा है, उसमें चंदन जी देखा है हमने, बहुत ही बड़ी। आप भी देखिए जय जय मणिमहेश, सर्च कीजिए एक बार, आप भी देखिए कि जय जय मणिमहेश किन कठिनाइयों में वहाँ वो शूट हुआ है और कैसी परिस्थितियाँ रही होंगी। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे ये शूट किया होगा। राजकुमार छाबड़ा जी वहाँ थे, मीनू भाई थे, बाकी सभी टीम मेंबर्स थे। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। आप देखिए उस एल्बम को, जय जय मणिमहेश को एक बार फिर देखिए कि वहाँ पर कितना अच्छा माहौल था और कितनी कठिन परिस्थितियों में, जो सुविधाओं का अभाव होने के बावजूद वहाँ पर इन्होंने इस तरह की शूटिंग की थी। ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अति सोहे, स्वामी दश भुज अति सोहे। त्रिगुण। तो आपने सुना कि पीयूष भाई ने किस तरह से बताया कि जय जय मणिमहेश के दौरान कितनी स्ट्रगल इनके टांग में भी लगी थी। चप्पल में गए थे आप, इनकी डेडिकेशन देखिए, चप्पल में गए थे। तो मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बताता हूँ इनकी डेडिकेशन का, कि जब मणिमहेश के दौरान जो शूटिंग हो रही थी तो वहाँ के हालात आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इतनी ऑक्सीजन की कमी होती है, इतना हाई एल्टीट्यूड है, वहाँ पर रहना मुश्किल होता है। वहाँ पर इन्होंने शूटिंग की, पीयूष भाई भी थे, चंदन जी भी थे, मीनू भाई भी थे। वहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद, शूटिंग के बाद जब वापस आए तो इनके पाँव जो थे वो काफ़ी सूज चुके थे, बड़े सोजस आ चुकी, सूजन देखने को मिल रही थी काफ़ी। क्योंकि जब मणिमहेश से वापस कोई भी आता है तो उसे रास्ते में चलना मुश्किल हो जाता है, टांगों में इतनी दर्द होती है कि आप कह ही नहीं सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो है राजकुमार जी जब चंबा पहुँचे तो यहाँ पर मीनू भाई जी दूरदर्शन जो डीडी न्यूज़ है उसमें भी काम करते थे। तो दूरदर्शन की टीम दिल्ली से जो है चंबा यहाँ पहुँची थी और उन्होंने जो था वो मणिमहेश के लिए शूटिंग के लिए जाना था। तो उन्होंने राजकुमार जी से ऐसे ही जनरली बात की, क्योंकि इनकी इतनी कंडीशन इतनी ख़राब थी। तो मीनू भाई जी ने बोला कि अब राजकुमार जी को किस तरह से बोलूं कि जो शूटिंग के लिए जाना है। लेकिन वहाँ पे उन्होंने हल्का सा बोला कि दूरदर्शन की टीम आई है तो अब किस तरह से, तो वो उसी वक्त तैयार हो गए। अब डेडिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए इनके काम के प्रति कितनी लगन है, उस बात को ये दर्शाता है कि इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद जब वो चंबा पहुँचे तो उसी दिन जो है शाम को वापस जो है मणिमहेश के लिए फिर से राजकुमार जी चले गए।
तो इस तरह के बहुत से इनसे किस्से आगे भी जानने की कोशिश करेंगे। राजकुमार जी, पीयूष जी ने बताया था कि जो मनी महेश के दौरान काफ़ी वहाँ पे आपकी तबीयत जो टांग में भी काफ़ी दर्द थी, चप्पल में आप गए थे, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। ये एक बार ऐसा हुआ ना, कोई एक अपाहिज व्यक्ति मोटरसाइकिल बाइक के नीचे आ रहा था, मैंने उसको बचाया तो वो मोटरसाइकिल मुझसे टकरा गया और मैं बड़े धड़ाम से सड़क पर गिरा। तो राइट पाँव, राइट हैंड में दोनों जगह में बड़ी सारी चोटें आई। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि 12-15 दिन तक आपको तो हिलना नहीं पड़ेगा, नहीं तो जख्म खराब हो जाएंगे। फिर मैं जब घर कहाँ पे हुआ था ये धड़ोग और सपड़ी के बीच में, चंबा की बात कर रहा हूँ, हुआ था। किसी को मतलब बचा रहा था मैं। तो फिर मैं बेड रेस्ट में था, मैं कभी रहा नहीं मतलब बेड रेस्ट पर। तो मुझे चोट लगी तो फिर मीनू भाई का फ़ोन आ गया। और मेरा ये है कि मैं बचपन से कभी भी मैंने किसी बड़े की बात टाली नहीं, चाहे मेरा कभी कोई नुकसान हो जाए, कोई भी मैंने देखा नहीं। तो भाई साहब का भी था मेन, तो इनका हुक्म था, जाना था कि भाई ऐसे DD1 वाले आए हुए हैं, उनके साथ कोई जाने वाला कोई गाइड वाले नहीं है, ये कैमरामैन नहीं है। तो मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो फिर वो बस चोट भी लगी थी, तो फिर मैंने बल्कि एक चप्पल पहनी, एक पाँव में, एक पाँव नंगे पाँव था कि पाँव में इतनी जख्म हो चुका था, जूते तक मैं चप्पल पहनने का भी मेरा मुश्किल था। तो मैंने फिर वो वाला हिस्सा जो पजामे का हिस्सा जाता है उसको मैंने फोल्ड करके और हाथ का जो हाथ पाथ जो कि T-शर्ट पहन के, तो उनके साथ मैं गया, द्वारा गया। तो नेचुरली ये मेरा नहीं, ये प्रकृति, ये भाई साहब का हुक्म, जो भी हमारा टीम वर्क है, ये जितने भी जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये उनके सहयोग से, मेरा अकेला नहीं है, ऐसा हुआ था। भगवान शंकर की भी मेरे को लगता है आपके काफ़ी कृपा है। मैं चलो इसी बात को लेकर पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जय जय मणि महेश जो एल्बम थी, हमारे आदरणीय पीयूष भाई साहब ने जो उन्होंने अच्छे स्वर दिए और इन्होंने बॉलीवुड के लोगों से जो गीत लिखवाए, वहाँ का म्यूज़िक, और वो हिमाचल का, बल्कि बाकी लोगों ने भी काम किया होगा, पर मेरे ख्याल से वो पहला एक एल्बम था जिसका म्यूज़िक बहुत अच्छा था, गायकी बहुत अच्छी थी, और हमारे लोकगीत, अपने गीत कुछ और भी लिखे थे। काफ़ी अच्छा एल्बम था और वो एल्बम शूट करने का मुझे नहीं, हम सब सारी टीम को जाने का मौका मिला। तो मैं कहता हूँ सौभाग्य का ये काम था, जो कि एक यादगार और ऐतिहासिक ये काम बना, जो जय जय मणि महेश एल्बम की बात कर रहा हूँ मैं। पीयूष भाई जी, एक आपसे बात जानना चाहता हूँ, जिस तरह से जय जय मणि महेश, क्योंकि आप वो हिंदी गाने हैं जय जय मणि महेश के काफ़ी प्रचलित हैं, इस तरह की और भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो? हम चाहते हैं कि एक बार फिर एक टीम जो है दोबारा से काफ़ी सालों के बाद मिल के काम करे, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट? बिल्कुल, मेरे माइंड में ऐसे बहुत सारे गाने चल रहे हैं। जैसे मैं फोक के अलावा गज़ल भी गाता हूँ, गीत भी गाता हूँ, भजन भी गाता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि मेरा वो पहलू भी लोगों के सामने आना चाहिए। तो कुछ और भी मेरे माइंड में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे भगवान शिव पे, भगवान कृष्ण पे, राम पे। तो ये सारी चीज़ें मैं करने का इच्छुक हूँ। तो देखिए, जब तक ऊपर वाले का साथ रहता है तब तक वो कराएगा, हम करते रहेंगे। खुशी की बात है कि आने वाले समय में एक बार फिर आपको, जिस तरह से जय जय मणि महेश एल्बम जो मशहूर हुई थी, लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया था, इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे जिसमें पीयूष भाई जी की गायकी होगी, इनका ही जो है एक्टिंग भी होगी, साथ में जो हमारे राजू भाई हैं, राजू गाइड जी हैं, इनकी वीडियोग्राफी। जिस तरह से अब तो धीरे धीरे दौर जो है आगे चलते, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कैमरे में काफ़ी अच्छे लेंस उसमें आए हैं, तो धीरे धीरे और भी बढ़ता जाएगा। बातों का सिलसिला तो आपसे इसी तरह जा रहा है, लेकिन भूकंप की बात आपसे जरूर पूछेंगे। ये आपने 2-3 बार पहले भी रिपीट की, लोगों को ज़्यादा क्या नाम इच्छा हो जाएगी कि ये बात क्या, लेकिन नहीं पूछेंगे तो ज़रूर आपसे।
तो हम पहुंचे हैं केडी रिसोर्ट्स और आज यहाँ पर हमारी खास बातचीत हो रही है राजकुमार छावड़ा जी से, राजू गाइड जी से। आप देख सकते हैं केडी रिसोर्ट्स में जो है यहाँ पर मैरिज पैलेस की भी व्यवस्था है। बहुत ही बड़ा हॉल है जहाँ पर आप आ सकते हैं, यहाँ पर अपने मैरिज सेलिब्रेट कर सकते हैं। और भी बहुत से फंक्शन हो, अगर बर्थडे फंक्शन हो, किसी तरह का फंक्शन हो, तो आप यहाँ आ सकते हैं। केडी रिसोर्ट्स में आप आ सकते हैं और यहाँ पर आप यहाँ का पूरा आनंद उठा सकते हैं। यहाँ पर 2 हॉल, एक हॉल ये जो आपको दिखाया जा रहा है, एक नीचे भी हॉल है जहाँ पर काफ़ी खुला स्पेस है और आप वहाँ पर पूरा आनंद उठा सकते हैं। हर प्रकार की यहाँ सुविधाएं जो हैं आपको मिल सकती हैं। आइए और यहाँ पर आनंद उठाइए। केडी रिसोर्ट्स में आइए और यहाँ का आनंद उठाइए। फोलगत जैसी जगह में, फोलगत जो राजपुरा के साथ में फोलगत क्यानी और राजपुरा के बीच में फोलगत जगह है, वहाँ पर ये केडी रिसोर्ट स्थापित किया गया है और यहाँ पर हर प्रकार की जो पार्टीज़ हैं यहाँ पर आप आ सकते हैं। आप स्पेस देख सकते हैं कि कितना खुला स्पेस है। यहाँ पर हर प्रकार की जो पार्टी है, मैरिज के लिए बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मंच भी बना है जहाँ पर दूल्हा और दुल्हन की जयमाला के लिए यहाँ किया गया। और भी रिटायरमेंट की पार्टी हो, चाहे बर्थडे पार्टी हो, रिंग सेरेमनी हो, हर प्रकार की पार्टीज़ के लिए आप केडी रिसोर्ट्स आ सकते हैं और यहाँ का पूरा आनंद उठा सकते हैं। हर प्रकार की यहाँ सुविधाएं मिली हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का जो लोकेशन है वो देख के ही बनती है, क्योंकि यहाँ से रावी नदी का व्यू आपको देखने को मिलेगा। साथ में बीच मिलेगा छोटा सा, एक जो गोवा में आप देखने जाते हैं, यहाँ पे छोटा सा बीच आपको देखने को मिलेगा। तो आइए और इसका पूरा आनंद उठाइए। राजकुमार छावड़ा जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर केडी रिसोर्ट्स में हम पहुँचे हैं। यहाँ राजकुमार जी से खास बातचीत हो रही है। बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि जितनी पुरानी बातों को याद किया जाए उतना ही ज़्यादा आनंद आता है। राजकुमार जी, जो शुरुआती दौर रहा आपका फोटोग्राफी में, कितना स्ट्रगल रहा उसमें, थोड़ा सा जानकारी। मेरी उम्र लगभग कोई 18 वर्ष की थी, तो जब मैंने पढ़ाई पूरी कर ली, मैंने कहा कुछ करना चाहिए। तो मैं एक व्यापारी की तरह पर अपने आप को स्थापित नहीं करना चाहता। मैं कलाकार था, अंदर कलाकार का कीड़ा था, ये प्रकृति नेचर का मैं पुजारी था। तो मैंने क्या किया, जैसे मैंने बताया कि मैंने फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की, तो उससे पहले मेरे फादर जी कहते थे कि बेटा आपने जॉब करनी है। जब मैं रिटायरमेंट हो जाऊंगा उस वक्त फादर जी की जॉब बेटे को मिलती ही, मैं तब की बात करूं। तो मुझे जॉब बिल्कुल ही पसंद नहीं थी करना। एक तरह से शायद उसको कहो कि गुलाम हो जाऊंगा, या ये जो ज़िंदगी का नज़ारा है, हाँ, सरकारी जॉब, मैं वो करने के इच्छुक नहीं था। तो मैं सोचा कि क्या किया जाए। तो फिर मेरे फादर साहब कहते कि आपने जॉब करनी ही करनी है, और मैंने कहा नहीं, जॉब नहीं करूँगा, क्या करूँगा। तो मैं फिर घर से भाग गया, मैं और मेरे साथ 2 दोस्त। घर से भागकर मैं मुंबई गया। मुंबई में बल्कि कब की बात है? ये 1986 की बात है, 1986 की बात है। तो मैंने सोचा कि मैं घर से निकलूँगा, 1-2 मिनट बाहर रहूँगा तो फादर जी मेरे बात मान जाएंगे, जिसको हम कहते हैं कि इमोशनल ब्लैकमेल। तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है। जी। बच्चे जो है अक्सर माता पिता को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। उसका एक जीता जागता उदाहरण बता रहे हैं। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो जब हम लोग घर पे थे तो घर पे हम कहते हैं ये खाना, ये नहीं खाना, इसमें स्वाद है, इसमें नहीं है, ये है, वो है। तो जब मैंने 2.5 महीने चंबा से मैं और मेरे साथ 2 दोस्त भागकर मुंबई गए, तो वहाँ पर मैंने वेटर का काम किया। तो रात को 11 बजे सोना और सुबह 4 बजे उठना। या तो हम लोग बड़े आराम से उठते, 9 बजे उठे, 10 बजे उठे, नहाने के लिए गर्म पानी तैयार, ब्रेकफास्ट तैयार, हर चीज़ बड़ी उसूल से मिल जाती है। लेकिन जो 2.5 महीने जो मैंने मुंबई में लगाए और वेटर का काम किया, वो 2.5 महीने मैं आज तक नहीं भूला। और उसके बाद 2.5 महीने वहाँ लगाने के बाद जो संघर्ष किया, जो वहाँ की जो ज़िंदगी देखी, तो मैंने घर पे आकर ये नहीं कहा कि आज भरता बनाया तो कल क्यों भरता बने नहीं।
और ये नहीं बोला कि सब्जी का स्वाद है कि नहीं है, लेकिन मतलब कि मेरे भी जितने भी घर में आरामदायक जो लाइफ थी, जिसको मैं कह रहा हूँ छोटा था तब है, वो सारी दूर होकर वो दिन और आज के दिन मैंने कभी ये नहीं बोला कि सब्जी आलू क्यों है, या सब्जी कल भी आलू थी आज आलू क्यों है, या ऐसा कुछ भी डिमांड नहीं की। और ना ही मैंने कि उस वो 2.5 महीने वहाँ का संघर्ष जो देखा, और आज तक मैं रुका नहीं, मैं चलता रहा, चाहे सर्दी आई गर्मी आई। जिंदगी की असलियत क्या है वहाँ जाके आपको बिल्कुल, और हर आदमी को घर से बाहर रहकर ही मालूम पड़ता है कि ज़िंदगी का असली महत्व है क्या। जब तक हम माँ बाप के सर पे पलते हैं तब तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब खुद स्ट्रगल करना पड़ता है उस समय पता चलता है कि असली ज़िंदगी क्या है। फिर जब मैं रात को कमरे में सोता था तो मैं बेड पर नहीं ज़मीन पर सोता, और मैं सुबह घर वाले को कहता कि मैं बेड पर नहीं, मैं ज़मीन पर नहीं, मैं बेड पर मैं सोता हूँ। तो मैं कहता जब तक मैं कमाऊँगा नहीं, अपने पाँव में स्टैंड ना होगा, तब तक मैंने ज़मीन पर ही सोना है। और मैंने बल्कि मेरे फादर साहब सरकारी जॉब में थे, वो मुझे मेरी सहायता भी कर सकते हैं, पर नहीं, मैंने कहा मैं खुद अपने पाँव पर खड़े होऊंगा। फिर मैंने जॉब की चंबा में किसी की दुकान पर, और मुझे 100 रुपये महीना मिलता था। ये कब की बात? ये 87 की बात है। इनकी 86 में जब आप स्ट्रगल करने मुंबई गए, उसके बाद जब वापस आए तो दुकान पे किसी की काम किया, 100 रुपये महीना मिलता, फिर 300 रुपये हुआ। फिर मैं सोचता कि मैं 300 रुपये कमाता हूँ, 10 रुपये दिन का है, तो मैं सब्जी भी नहीं खाता, मैं सिर्फ 3 फुलके घर से पैक करके लेके आता, और हमें 2 कप चाय वहाँ मिलती, उस चाय को सब्जी के साथ ही मैं खाना खाता मैं। तो मैं चाहता हूँ जब तक मैं खुद स्टैंड नहीं होगा तब तक मैं खर्चे नहीं करूँगा। हाँ, खुद अपना कमाऊँगा, फिर मैं कमाऊँगा, फिर मैं जो खर्चे करना चाहूँगा करूँगा। तो मैंने शुरू से ही जिद रखी थी मेरी, बल्कि 17 साल की उम्र से ये मैं थोड़ा सा जिद्दी था। अब वैसे जिद्दी नहीं, अपने लिए कि अपना स्टैंड होगा और मैं करूँगा। तो आपने देखा हर कामयाब व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई ज़रूर संघर्ष की कहानी होती है। उसी तरह राजकुमार छाबड़ा जी ने भी बताया कि किस तरह से वो मुंबई में गए, वहाँ पे उन्होंने बर्तन तक साफ़ किए, यहाँ पर आके उन्हें वहाँ पर पहुँच के उन्हें असलियत ज़िंदगी का पता चला कि संघर्ष क्या होता है। एक हमारे चंबियाली में एक कहावत भी है ना कि गोल पत्थर होता है ना, उसको बोलते हैं कि वो पत्थरा तो गोल क्यों होया, तो पत्थर बोले रुड़की, यानी कि जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आपको पता असली ज़िंदगी का नहीं चलेगा। राजकुमार छाबड़ा के साथ बातचीत का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन वो बात जो भूकंप की बात है वो आपको बाद में तो केडी रिसोर्ट्स में राजकुमार छाबड़ा जी के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत से आपने काम कर चुके हैं, बहुत सी एल्बमों में काम किया है, काफ़ी आर्टिस्टों के साथ आप काम चुके हैं। अभी और क्या ख्वाहिशें आपके दिल में? चलते ख्वाहिश मेरी आजकल जो सांसारिक माया उसमें तो ना पहले थी और ना अभी है। बस एक ही यात्राओं का शौक़ है, और अपने दोस्तों के साथ अच्छा टाइम व्यतीत हो, परिवार के साथ, और गीत संगीत के साथ जुड़ा रहूं मैं, और ये प्रकृति का जो नज़ारा है। और इसके अलावा मुझे यात्राओं का बेहद शौक़ है, और मैं अपनी लाइफ का जो अंतिम भाग है यात्राओं में ही गुजारना चाहता हूँ। मुझे थोड़े से ही मैं संतुष्ट हूँ, पहले भी और अभी भी, ये मेरी ख्वाहिश है। यात्राएं मतलब मणिमहेश यात्रा हो गई, लमडल हो गया, खुंडीमराल, इस तरह की यात्रा की कोई फॉरेन कंट्री यात्रा? मणिमहेश में मैं लगभग 32 बार जा चुका हूँ, गंडासुर महादेव, और मणिमहेश के बैक साइड से कुक्ति होकर 10-12 बार वहाँ जा चुका हूँ, और कई बार कुक्ति से होकर लाहौल स्पीति की यात्रा भी की है पैदल, जो कि 3 शिव की परिक्रमा कैलाश पर, वो मैं 8 बार मैं कर चुका हूँ, और मणिमहेश 32 बार जा चुका हूँ, सारा मिलाकर टोटल। ये सारी जो लोकल यात्राएं सारी मैं मतलब कर चुका हूँ। गंडासुर महादेव हो गया, लमडल हो गया, खुंडी मराली हो गई, और भी जो यात्रा है सारे। थोड़ा से यात्रा के बारे में जैसे पूछना चाहता हूँ, एक बार परिक्रमा कैलाश की, तो वहाँ किस तरह की कठिनाइयाँ रहती हैं परिक्रमा? देखो, पहले तो आदमी के अंदर ख्वाहिश होनी चाहिए, और जागरूकता होनी चाहिए, और भोले भंडारी को अपने आप को समर्पित कर लीजिए कि हाँ, यात्रा में थोड़ा दिक्कत तो आती है, चढ़ाई भी काफ़ी है, और सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो ऑक्सीजन की है। सर्दी का आदमी सहन कर लेता है, थकान को सहन कर लेता है, पर ऑक्सीजन की है। लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद है तो निकल जाते हैं बड़े सारे लोग। राजकुमार छाबड़ा जी काफ़ी क्रिएटिव बंदे हैं कि जब हम काम करते थे, मैं और मीनू भाई कैमरा भी चलाते थे, हमारे डायरेक्टर भी थे, मैं भी उनके साथ असिस्टेंट था, तो जब भी राजकुमार छाबड़ा जी को कोई भी सीन दिखता था तो बोलते हैं लाख रुपये का सीन है, करोड़ रुपये का सीन है। आपको दिखाते हैं कि एक बार मीनू भाई जी दिखाइए, ये व्यू देखिए आप, ये तो एक केडी रिसोर्ट से आप व्यू। राजकुमार जी एक बार बताइए, ये जो अभी मीनू भाई व्यू दिखा रहे हैं, ये कितने का हो सकता है? देखो, हम पहले कहते हैं कि ये सीन लाख रुपए का है, 1.5 लाख का है,
करोड़ का है, लेकिन अभी इस उम्र में जो देखा इसकी कोई कीमत ही नहीं है। बेशकीमती है, बिल्कुल 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 सही कहा कि ये जो व्यू आप पीछे देख रहे हैं ये बेशकीमती है कि इस तरह के व्यू, मैंने पहले कहा रावी नदी जो है यहाँ पे व्यू रावी नदी का दिखता है, साथ में ये जो आपको प्लेन जगह दिख रही है, एक गोवा में जो बीच होते हैं वहाँ पर इस तरह के लोग जो पूरा आनंद उठाते हैं। अब हमारी सरकार को भी चाहिए कि इस तरह के व्यू का जो यूटिलाइज़ करे, क्योंकि यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स हो सकती है। अभी थोड़े दिन पहले चंबा में रिवर राफ्टिंग शुरू हुई थी, अब कुछ दिन तक बैन है, वो दोबारा से शुरू होगी, और इस तरह के बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं वो चंबा में लाए जा सकते हैं। तो बातचीत का सिलसिला इसी तरह से जा रहा है। कोई ऐसी बात करिए जो आपने कहीं आप गए हों और वहाँ पर कोई ऐसी यादगार रही हो, कोई घटना हुई हो आपके साथ, कोई शेयर करिए हमारे दर्शकों के साथ। मेरे साथ यात्रा के दौरान में हमारे एक चंबा के सज्जन पुरुष थे, अब वो दुनिया में रही नहीं, मैं थोड़ा उनका नाम भूल रहा हूँ, मैं बल्कि वीडियो में मतलब मेंशन करना चाहूँगा। वो आदमी मुझे एक बार मिले ये धरवाला कुंडी की जगह में, और वो जड़ी बूटियों की खोज कर रहे थे जी। तो जड़ी बूटियों की जब वो खोज कर रहे थे तो उनका एक बाबा जी दूर से देख रहा था, बल्कि बाबा जी वृद्ध थे जो देख रहे थे। उन्होंने जड़ी बूटी वाले जो चंबा के रहने वाले थे, मैं नाम भूल रहा हूँ थोड़ा सा, मैं मतलब बाद में मेंशन करता हूँ। तो उन्होंने बाबा जी ने उनको कहा कि भाई बालक आप क्या ढूंढ रहे हो? कहते मैं जड़ी बूटियों की तलाश करता हूँ, मैं देसी दवाइयाँ वैद हूँ मैं। तो बोले एक बूटी मैंने भी तलाश करनी है। तो बोले ठीक है जी। तो वो रात को एक गाँव में रुके और वहाँ से एक भेड़ ली, तो भेड़ लेकर वो चले गए ऊपर हाइट पे चले गए। तो उसी शख्स को लेकर वो बाबा जी और चंबा के जो वैद्य थे, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ थोड़ा सा, चले गए। तो उन्होंने ना एक पौधा था बहुत बड़ा, मतलब क्या नाम पौधा नहीं था, एक पौधा था, तो उसके साथ उन्होंने भेड़ को एक रस्सी के साथ बांध लिया और अपने आप को 25 फुट की दूरी पर दोनों वो लोग तो खड़े हो गए जी जी जी। तो दोनों खड़े हो गए। तो भेड़ ने जब देखा कि मुझे बांध के चले गए, क्यों चले गए, जो भेड़ हिले तो वो जो पौधा था उसको उसने जोर लगाया तो पौधा निकल गया बाहर। और कहते कि उस आदमी ने मुझे सुनाया, देखा नहीं मैंने अपनी आंखों से, वो जो आदमी जो साथ में था, जो वैद्य था, बोले एक उस बूटी से नीचे निकल कर नीचे ज़मीन से एक सांप नागराज महाराज बोले बड़े प्रकट हुए। हाँ, वो मैंने बड़े लोगों से पहले सुना है। बोले एक मंत्र होता है जो मंत्र के कारण उस बूटी का तलाश की जाती है, और वो उस बूटी से इतनी दवाइयाँ बनती है, इतनी कोई भी ऐसा इलाज नहीं है कि उस बूटी से ना हो। तो वो जो निकला, तो वो जब सांप निकला तो वो सांप ने उस भेड़ को डसा और सांप वो ज़मीन के अंदर चला गया। अच्छा। तो वो भेड़ तो मर गई। वो जो बूटी निकली, वो बूटी लेकर वो साधु महाराज और चंबा के जो एक व्यक्ति थे, वैद्य थे, वैद्य जी, हाँ वैद्य जी, तो उन्होंने उस बूटी को लेकर गांव में आए तो उन्होंने चावल उबाले, चावल में वो बूटी मिला दी, और उस साधु ने भी कहा उस आदमी को, भाई आप भी बूटी खा लो। वो डर गए कि जहाँ से वो नागराज निकले, बूटी वहाँ से निकली तो पता नहीं क्या होगा, खा लिया। तो वो व्यक्ति फिर कुछ साल के बाद जो वैद्य धर्मशाला के मगलोडगंज में गए, और वो साधु एक जवान हो चुका था, यानी उसका बुढ़ापा खत्म होकर वो 16-18 साल का बालक बन गया था। उसने उस वैद्य को ऐसे हाथ लगाया, बोले हाँ जी वैद्य जी पहचाना? बोलते नहीं। बोलते मैं वही साधु हूँ जो एक गांव में भेड़ लेकर भेड़ को एक तने के साथ बांधा और वो से नागराज निकले, वो बूटी को चावल में उबाल कर खाया। मैं वही आदमी हूँ, मैं जवान हो गई हूँ, उस बूटी में इतनी ताकत थी, और मैं काफ़ी सालों से उस बूटी की तलाश कर रहा हूँ। अब मैंने तो देखा नहीं, पर जिस आदमी के साथ ये हुआ उसने मुझे ये रूबरू कहानी, उसका मेरे पास इंटरव्यू पड़ा हुआ है, अभी भी इंटरव्यू पड़ा हुआ है उस वैद्य का, उसका बेटा भी जीवित है। तो मैं बताऊं उस फैमिली के बारे में। तो उसने कहा कि ऐसे, और इससे हमारे ये जो हिमालयज़ है, हम लोग हिमालयज़ के नज़दीक रहते हैं। हिमालय 3 वर्गों में है, एक है लो, एक है मध्य, जहाँ हम रहते ये मध्य में है, एक हाइट। ये हिमालय 400 किलोमीटर की अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से 40-400 किलोमीटर की लंबाई है, जो कि बड़े देशों में होकर ये, और हम मिड हिमालय में, हम तो बड़े खुश नसीब है कि हम लोग हिमालय में रहते हैं। ये इस तरह की घटना और भी बहुत सारी है, पर एक घटना, बहुत सी जड़ी बूटियां हैं हमारे जो पहाड़ियां हैं यहाँ, बहुत सी ऐसे कि आदमी सोच से बाहर है और जिसकी खोज अभी तक हुई नहीं है। लोग तो जाते हैं छोटी मोटी जड़ी बूटियाँ, धूप वगैरह ये तो निकाल लेते हैं, लेकिन असल में जो जड़ी बूटियाँ हैं और बहुत रहस्य है। ये पर्वत ऐसे ही नहीं है कि इसमें पत्थर है, चट्टान है और बर्फ़ पड़ी हुई है, ये ऐसे ही सिर्फ यहाँ तक नहीं है। इन पर्वतों में जान है, रहस्य है, देवी देवताओं का वास है, प्रकृति का नज़ारा है, बहुत कुछ है। जब हम ऊपर जाते भी हैं तो जोर से बात भी नहीं करते हैं, और मलमूत्र का भी स्थान एक अपना होता है, वो भी बैठ कर करना पड़ता है, यानी कि कैलाश की तरफ मलमूत्र किए जाते हैं, उसका भी स्थान बना हो, यानी पवित्र जगहों में से पवित्र जगह है, पवित्रता का है। तो आप देख सकते हैं कि राजकुमार छाबड़ा जी 32 बार
32 बार मणि महेश की यात्रा कर चुके हैं और कैलाश पर्वत की जो परिक्रमा सबसे कठिन मानी जाती है उसको भी ये 7 या 8 बार जो हैं 8 बार कर चुके हैं। और रहस्य जो इन हमारी जो पवित्र जो देव भूमि है चंबा हिमाचल प्रदेश जो पवित्र देव भूमि है, यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो काफ़ी पवित्र हैं। यहाँ की हर पहाड़ी को पवित्र माना जाता है। जहाँ कैलाश पर्वत की बात करें उसके आसपास की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उनका एक अपना ही देवत्व जो है वहाँ झलकता है। और वहाँ पर जड़ी बूटियाँ भी हैं। इस तरह की बहुत सी इन्होंने कहानियाँ देखी होंगी। आगे भी इनसे और जानकारी लेंगे कि जब ये वहाँ पर घूमने के लिए गए थे, जहाँ पर परिक्रमा करने के लिए गए थे, वहाँ किस तरह के, क्योंकि ये शक्ति स्थल हैं, यहाँ पर कोई ना कोई चमत्कार तो ज़रूर होते होंगे। इन्होंने भी देखे होंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। बातचीत का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी चैनल। राजकुमार छाबड़ा जी से बातचीत का सिलसिला जारी है। राजकुमार जी, बहुत सी चीज़ें आपने ज़िंदगी में देखी हैं, क्योंकि आपने लंबा समय जो है इस फोटोग्राफी में, क्योंकि फोटोग्राफी जो एक ऐसा प्रोफेशन है कि आपको हर चीज़ की सीनरी की ब्यूटी देखने को मिलती है। कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आपको लगाव हुआ हो? ये सौंदर्य, ये प्राकृतिक गीत संगीत, ये दरिया, ये झरने और अच्छे दोस्तों की अच्छी पहचान, यही अच्छा लगता मुझे। बहुत अच्छा लगा जी। तो बताइए और कोई किस्सा ऐसा कोई बताइए जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो। आपने कुछ देखा हो, नई चीज़ देखी हो, कोई एहसास किया हो, क्योंकि ये जो देवभूमि है, पहाड़ियाँ हैं हमारी, दिव्य पहाड़ियाँ, दिव्य जड़ी बूटियाँ, इसमें कोई ऐसा आपके कुछ चमत्कार देखा हो तो कोई हमारे उनके साथ शेयर कीजिए दर्शकों के। हाँ, मैं एक जगह गया जहाँ पर एक शिव का मंदिर है और स्टेट है उड़ीसा। वहाँ पर एक ताम्र पत्थर है। एक पंडित को रात को सपना पड़ा कि फलाने युग करते रहते युग के ताम्र पत्थर उस जगह स्थान पर है, आप उसको लेकर मंदिर में ले आओ। तो जब मैं उनसे मिलने गया तो वो ताम्र पत्थर जो है वो ब्लैंक है, यानी उस पर कुछ भी लिखा नहीं हुआ है, गुच्छे जैसे है बिल्कुल पड़े हुए। तो उस ताम्र पत्थर में तो कोई भी अगर आदमी सवाल लेके जाए, कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल, और तो वो ताम्र पत्थर आपने हाथ में पकड़ना चाहे तो पकड़ सकते हैं। सवाल करीब 20 है, तो उस ताम्र पत्थर में आपके सवालों का जवाब आ जाएगा कि मेरे काम में कहाँ रुकावट आ रही है, या मुझे क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या मेरी शादी कब होगी, कहाँ। उड़ीसा में है? हाँ, उड़ीसा में आज भी है और बिना पैसे के। आप गए थे वहाँ? हाँ, मैं वहाँ गया था। देखा था? बिल्कुल देखा था। और एक हिमाचल में एक मंदिर है, वहाँ पर देवी से कोई सवाल किए जाए तो वो देवी आज भी दीवार पर लिखकर आपके सवालों का जवाब देती है। और जो सवाल सिर्फ आपको मालूम, पूछना किसी नहीं है, अंदर रखने सवाल। ये कहाँ पे है मंदिर? ये मंदिर मैं थोड़ा सा एक लोकेशन भूल रहा हूँ, ये मंडी में है जी। मंडी में? डिस्ट्रिक्ट मंडी में एक कमरू नाग है। वहाँ पर भी एक झील है और झील के अंदर इतना पैसा, सोना चांदी लोग दान करते तो बड़े होते हैं और कोई उठा नहीं पाता। ये तो अभी की बात करो, ये नहीं कि पहले की बात करो। आज भी वो जो वैसे सी जिन जगह पे बहुत जाके आया हूँ मैं। कोई ऐसी आपके साथ दुर्घटना हुई, हादसा हुआ या चमत्कार हुआ हो? क्योंकि जो पहाड़ियाँ शिव कैलाश की पहाड़ियाँ हैं, इसमें घूम के वहाँ काफ़ी हार्ड, वहाँ पे जाना मुश्किल होता है, इतना टेम्परेचर इतना कम होता है, बर्फबारी शुरू होती है। वहाँ की कोई ऐसी बात हमारे दर्शकों के साथ? एक बार मैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें सुनने में कई इंटरेस्ट रखते हैं, क्यूरियोसिटी होती है सुनने में। बिल्कुल। एक बार मैं अपनी टीम के साथ यात्रा पर गया था, कुक्ति से लाहौल स्पीति जाना था पैदल। तो 2.5-3 दिन का रास्ता था और एक दिन जो रास्ता आता है वो उस पर मतलब बर्फ़ पे 18 घंटे चलना पड़ता है और ऑक्सीजन की इतनी कमी होती है कि 4 स्टेप चलने के बाद ऑक्सीजन लेना पड़ती है। इतने ही वहाँ पर एक बार ऐसा लगता है ना कि जैसे ना कोई हमारे साथ चल रहा है। एक बार एक मादा कुतिया की मैं बात कर रहा हूँ, मादा कुतिया, वो हमारे साथ चली और वो जब भी हम जाते यात्रा पे मादा कुतिया हमें मिलती है और हमें जब भी हम यात्रा शुरू करते हैं तो वो हमारे साथ चलती है और जब यात्रा खत्म हो जाती है उसके बाद उसका पता चलता नहीं कि वो कहाँ गई। ये हर बार ऐसा हुआ, पता नहीं क्या है, चाहे ये मेरा बहम है कि क्या बात है, लेकिन ऐसा होता है। तो मैं सोचता हूँ कि चलो एक साथी की आदमी की ज़रूरत होती है किसी भी प्रकार का हो, तो क्या वो हमें रास्ता बताती है या हमारा रास्ते में ख्याल रखती है। जैसे जो ये क्या नाम, जो मादा कुतिया या जो भी है इस तरह के जानवर, उनको आभास हो जाता है कि कोई जंगली जानवर आ रहा है जा रहा है, तो वो हमें उससे बता देती है कि भौंकती थी। भौंकना है कि उसका लगता है कि कोई आसपास कोई भालू या कोई कुछ भी इस तरह के जानवर है। तो उस समय ऐसा है कि कई बार हम रात को सोते थे तो हमें एहसास होता है कि कोई
हमारा ख्याल रख रहा है, कोई साया जा रहा है, आवाज़ आ रही है, इस तरह की कई बार आवाज़ हुई, मुझे नहीं किसी और को भी हुए। एक बार हम लोग गंडासुर महादेव जा रहे थे, 10 लोगों की टीम थी, जिनमें से एक व्यक्ति जब हम गंडासुर महादेव के पास पहुँचे, आधा किलोमीटर का सामने सफ़र रह गया था उस यात्रा का, तो उसको ना उसके आंखों में अंधेरा हो गया। वो आदमी दोस्त हमारा कहते भाई आगे अंधेरा क्यों है? मैं कहा अंधेरा तो नहीं है। बोला अंधेरा, मैंने पीछे देखो तो रोशनी थी, आगे अंधेरा था। तो वो आदमी वहीं से वापस आ गया। इस तरह की कई घटनाएं कि कहते हैं कि जो अगर सच्चे मन से जाए वही इस तरह की यात्रा में जा सकता है। इस तरह की कई ऐसी घटनाएं हुई हमारे साथ। जिस वीडियोग्राफी, जिस प्रोफेशन में आप अभी हैं, उसमें इसको एंड तो कहीं नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ का अंत नहीं होता है। तो अब क्या आपकी इच्छा रहेगी कि मैं और भी ज़्यादा इससे अचीव करूं? कोई ऐसी कोई मुझे यात्राओं का शौक़ है और कैमरे को लेकर यात्राओं का शौक़ है। जाता रहे तो मैं आपके नेचुरल वीडियोग्राफी करना चाहते हैं? हाँ, वही मेरा जो जिस तरह से डिस्कवरी चैनल में बिल्कुल इस तरह के बड़े सारे पहलू हैं। मैंने शूट भी किए हैं, अभी और भी करना चाहता हूँ मैं। तो शादी ब्याह तो चलो रोज़गार मर्रा की ज़िंदगी में मैं ये काम कर रहा हूँ, पर मेरा जो शौक़ है वो यात्राओं का शौक़ है, ताकि वहाँ लोगों की सेवा भी करूँ, यात्राओं की सेवा भी करे। किसी भी प्रकार की हेल्प हो तो मैं चाहता हूँ कि इसी लायक में बन जाऊँ, ताकि हेल्प भी करूँ और यात्रा भी करूँ। ये थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताइए। हाँ, परिवार में बुजुर्गों में तो कोई रहा नहीं, मैं हूँ, मेरी धर्मपत्नी है, एक बेटा और एक हाउसवाइफ। जी, एक बेटा और एक बेटी है, हम 4 लोग हैं परिवार में। राजकुमार छाबड़ा जी काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व भी हैं और लोगों की काफ़ी मदद भी करते हैं। बहुत सी वीडियो एल्बमों में इन्होंने वीडियोग्राफी की है और एक्टिंग भी की है। कई जगह एक्टिंग भी की है आपने? हाँ, एक्टिंग का भी थोड़ा बहुत शौक तो है, नेचुरल किया। कौन से, किसमें किया था? एक तो गाने में शूट किया है। कई बार कोई कलाकार नहीं आ पाता है तो क्या करे सामने वाले फिर सहयोगी ने कहा कि आप ही कर लो, तो मजबूरी में एक थोड़ा सा कर लिए वगैरह, स्क्रिप्ट वगैरह ये कर। जिस तरह से मुंबई इंडस्ट्री में एक नाम है सुभाष घई जी का, तो चंबा के हमारे यहाँ हिमाचल के सुभाष घई, राजकुमार छाबड़ा जी, इनसे बातचीत का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन वो भूकंप की बात हम आपको लास्ट में ज़रूर बताएंगे जी। चलो कोई बात नहीं, वो कभी फिर शेयर करेंगे। रिसोर्ट्स फॉलगत में जो है राजकुमार छाबड़ा जी से बातचीत का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भवन बना हुआ है केडी रिसोर्ट्स का, यहाँ पर मैरिज पैलेस भी है, रेस्टोरेंट भी है और यहाँ पर रूम भी अवेलेबल है। करीब 7 जो कमरे जो हैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको रहने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पर जो व्यू है, यहाँ का व्यू है जो रावी नदी का जो व्यू देखने को मिलता है, यहाँ पर जो हमें जो है बातचीत करने का काफ़ी मज़ा आ रहा है। राजकुमार छाबड़ा जी सीनिंग ब्यूटी के काफ़ी कायल हैं और यहाँ पर भी सीनिंग ब्यूटी के यहाँ पर तारीफ़ कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यू है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो पार्क ही हैं हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ की थोड़ा सा सीनिंग ब्यूटी के बारे में बताइए कि कैसा लग रहा है यहाँ? मतलब कैमरे में इतना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है तो लोगों को कहने की ज़रूरत क्या है, लेकिन फिर भी चलो आपने कहा तो हर चीज़ है यहाँ पर नेचर, पानी का चश्मा भी है और सामने दरिया का दरिया है और झील की झील है और देवदार के पेड़ भी लगाए हैं, बीच भी है। हाँ, बीच भी है और काफ़ी अच्छा मैदान है कि कोई परिवार के साथ आएँ या ऐसे भी आएँ तो बहुत ही यहाँ पर बैठने की अलग अलग जगह भी है, व्यवस्था की गई है। और मैरिज पैलेस तो है जो आपने बताया, सब कुछ है यहाँ पर। अब मैं क्या बताऊँ, इस प्रकृति ही मतलब बोल रही है, मुझे बोलने की कोशिश। अगर आप अपने परिवार के साथ यहाँ आएंगे तो उसका पूरा आनंद जो है आप उठा सकते हैं। चंबा से मात्र 9 या 10 किलोमीटर का ये एरिया है, फॉलगत, राजपुरा और क्यानी के बीच में फॉलगत जगह। आप यहाँ पे आइए। राजकुमार जी, एक बात आपसे जानना चाहते हैं कि बहुत से आपने दौर देखे होंगे, जी। युवा के लिए कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहते हैं? वैसे मैं इस काबिल तो हूँ नहीं कि मैं किसी को संदेश दूँ,
मगर ये कि कुछ बातें मैं शेयर कर सकता हूँ, या ये कहो कि मैं निवेदन कर सकता हूँ। आदमी को सादगी में जीना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। सांसारिक में जो भी काम है, और ख़ास तौर हम बच्चों पर ज़्यादा पढ़ाई का वज़न ना डालें। और बच्चे तो बच्चे ही हैं, हम बच्चे की मस्ती को थोड़ी मस्ती समझें और थोड़ा उनको समझा कर भी रखें। ये बात नहीं है कि बच्चों को वैसे छोड़ दें, लेकिन सादगी में जिए, फ़कीरी लाइफ जिए, और अपने काम से ज़रूर हफ्ते में या एक महीने में 2 दिन परिवार के साथ में, नेचर के साथ रहिए। इतनी खूबसूरत जगह है। और मैं जब मुंबई, अभी पिछले साल मैं मुंबई में ही था, मैं कपिल शर्मा के शो में भी 2 बार गया, और कौन बने करोड़पति के शो में भी गया, देखा। और ख़ास तो मेरी रणधीर कपूर जी से मुलाकात हुई। तो वैसे तो मिलते नहीं है, नेचुरल मैं आम आदमी था, पर मैंने उनको बोला मैं सिंधी हूँ। सिंधी मतलब कि जब विभाजन हुआ था 1947 में, तो वो परिवार और हमारा परिवार भी मतलब कि उस एरिया से, जिसको हम आज पाकिस्तान के नाम से कहते हैं, वहाँ से एरिया जब इंडिया की इस भूमि में आए, तो वो कहते हैं कि राजू भाई, सफलता नाम की कोई चीज़ नहीं है। मेरे फादर साहब ने भी इतना बड़ा स्टूडियो बनाया था, लेकिन आज हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी उसको संभालना मुश्किल पड़ रहा है। सफलता वो है कि एक अच्छी ज़िंदगी जिए, एक ज़मीन से जुड़कर, और अपने आप को इस प्रकृति में न्यौछावर कर लीजिएगा। ये जो नाम है, ये दाम है, ये काम है, ये तो सिर्फ कुछ ही समय का हुआ है। और यही ज़िंदगी है कि मैं यही लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि अपने आप को धरती से जुड़कर जिएँ। ये मेरा आपसे निवेदन है। तो ये राजकुमार छावड़ा जी थे। यहाँ केडी रिसोर्ट्स आपको दिखाया किस तरह का यहाँ नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पर, और राजकुमार जी नेचुरल ब्यूटी के कायल हैं, और उन्होंने यहाँ पर इनके साथ हमने बातचीत की। हमें आशा है कि जिस तरह से हमें इस बातचीत का आनंद आया, उसी तरह आप लोगों को भी इस बात का आनंद आया हो। और आप आइए यहाँ पर केडी रिसोर्ट्स जो है चंबा से मात्र 9 या 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और राजपुरा और क्यानी के बीच में फुलगत नामक स्थान है। वहाँ पर आइए, और यहाँ पर रहने की भी व्यवस्था है, मैरिज पैलेस भी है, रेस्टोरेंट भी है। अपने बच्चों के साथ वीकेंड पे आइए और यहाँ का पूरा आनंद उठाइए। राजकुमार जी, जैसे हमने कई बार आपको देखा है कि फिल्मों में अभिनय भी करते हैं, और खासकर चार्ली चैपलिन का जो रोल आपने एक बार किया था, वो तो मिमिक्रिंग भी करते हैं, लेकिन चार्ली चैपलिन का वो हमें करके दिखाइए, एक बार देख करके दिखाइए। वो तो काफ़ी साल पहले की बात है। उससे पहले मैं बनता था मेरा नाम जोकर की तरह, फिर चार्ली चैपलिन, फिर मीनू भाई साहब ने बोला, टीम ने कहा कि भाई कोई चार्ली चैपलिन का रोल आप कर सकते हो। अभी तो मैं गेटअप में हूँ नहीं, वो गेटअप में कैप, एक शूज़ अलग, कैप तो है, छड़ी भी यहाँ देख ली, ओ छड़ी है एक वहाँ, वो है छड़ी। तो अब राजकुमार जी का एक और रूप आप देख सकते हैं चार्ली चैपलिन के रूप में। अब मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप देख सकते हैं।
तो आपने देखा कि किस तरह से प्रतिभा के धनी हैं, थोड़ी सी एक्टिंग भी करते हैं, कैमरा वर्क भी करते हैं। तो आप देखिए थोड़ा सा एक पाँव का भी वो एक डायरेक्शन होती थी, देखिए ये साजू गाइड चार्ली चैपलिन, चंबा के हिमाचल के चार्ली चैपलिन और चंबा के सुभाष घई जी। काफ़ी लंबे समय के बाद हम इनको इस उसमें देखे, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस भूल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ड्रेस नहीं पहना था, वो मेकअप नहीं किया और नेचुरली वैसा माहौल नहीं बन रहा, लेकिन जब मेकअप तो थोड़ा सा अच्छा लगा। राजकुमार छाबड़ा जी के साथ बातचीत का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा केडी रिसोर्ट्स में, देखते रहिए। राजकुमार छाबड़ा जी, सिटी चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सिटी चैनल के धन्यवाद और मीनू भाई साहब भी धन्यवाद और पूरी आप लोगों की टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बात हमने शुरू में कही थी भूकंप वाली, वो हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे कि भूकंप वाली बात क्या है। जय हिंद।